हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला जो स्टडी व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। और मैंने फिजिक्स के अंदर पिछला जो स्टडी व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और मैंने फिजिक्स के अंदर कौन सी बुक है उसको स्टार्ट किया है। तो वापस से मैं आपको बता देती हूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल को पहले स्टार्ट किया, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो मोस्टली हम थोड़ा बहुत कम फोकस करते थे उस टाइम जब हम कॉलेज में थे। तो कम फोकस होने की वजह से हम उसको कभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि जो 11th-12th है वो तो एक नॉर्मली बेस होता है अपना, जो हम बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो बीएससी वाला मतलब ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसमें लगेगा, क्योंकि उसके अंदर टोटल यूनिट भी जो है 12 है। तो 12 अगर उसके अंदर यूनिट है तो 12 यूनिट को 3 बुक के अंदर डिवाइड किया है। और मैंने जो स्टडी मटेरियल जिससे मैं पढ़ती हूँ वो सेल्फ स्कोर का है। सेल्फ स्कोर के स्टडी मटेरियल्स में पढ़ती हूँ। इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स दे रखे हैं, साथ में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। और उसके साथ में ही इसके साथ में जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक है वो भी दे रखी है। तो मैंने जो ग्रेजुएशन लेवल की फर्स्ट बुक है जिसके अंदर 3 यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब मैंने सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है। सेकंड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैंने जो अगला यूनिट अभी जो मैं अगले यूनिट पढ़ने वाली हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालाइज। तो इसको आज के आज कंप्लीट करूंगी और कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी करके इसी मंथ के अंदर ये जो सेकंड बुक है इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले वाले मंथ के अंदर मुझे ग्रेजुएशन लेवल की थर्ड बुक कंप्लीट करनी है। तो जो टारगेट मैं लेके चल रही हूँ ग्रेजुएशन लेवल का, मुझे उसी के अंडर में रह के काम करना है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। और साथ में फर्स्ट पेपर के लिए जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं साइंस, रीजनिंग, मैथ, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट ये वाले टॉपिक में कंप्लीट करने वाली हूँ। मतलब बहुत ही लाइटली है, इनको थोड़ा सा स्टडी करने पर या थोड़ा सा आप फोकस करते हो तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे। और जल्दी कंप्लीट करने का हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि जितना ज़्यादा सिलेबस पूरा होता है उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि सिलेबस पेंडिंग रहने की वजह से हम जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये सोच के कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको फिजिक्स वाला जो आपका सेकंड पेपर है उसके लिए आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मैं बताऊं तो अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, या फिर मानो कि वो किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो ज्योग्राफी हो या फिर आप ले सकते हो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए, अगर फर्स्ट पेपर की आप करते हो तैयारी किसी कोचिंग से तो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं। लेकिन बात करें जब सेकंड जो आपका पेपर है खुद के सेल्फ सब्जेक्ट का, उसके लिए अगर आप कोचिंग करते हो तो बेस्ट नहीं है, क्योंकि आप खुद इस चीज को समझो कि जो सब्जेक्ट हमारा बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है और जिस सब्जेक्ट से हमने पीजी की है, अगर हम उसी सब्जेक्ट की कोचिंग लेते हैं तो क्या मतलब है हमारा फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन का, कि हमें खुद के ही सब्जेक्ट की नॉलेज है। आज तक हमने 11th-12th में मेरा जो सब्जेक्ट है वो पीसीएम रहा है। 11th-12th में मैंने पीसीएम पढ़ा, ग्रेजुएशन में मैंने पीसीएम पढ़ा और उसके बाद में पीजी में मैंने फिजिक्स ली। तो मैं साइंस का जो मेरा बैकग्राउंड है मेरा 9-10 से स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर जब मैंने फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का दोनों का सिलेबस देखा तो मैंने देखा कि जो सेकंड पेपर है वो ओनली फॉर क्या है, आपके सब्जेक्ट का है, और फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं जो आपकी खुद की सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ जीके पढ़ना है, तो मैं क्यों नेट क्लियर करने में 1 या 2 साल का टाइम लगाऊं। मैं वो टाइम लगाती हूँ फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की अगर मैंने अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो मेरा फर्स्ट ग्रेड क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद मेरी एक पोजीशन है जो फिक्स हो जाएगी, और पोजीशन फिक्स होने के बाद फिर मैं आराम से अपने फ्री ऑफ माइंड से प्रिपरेशन करूंगी नेट की, और नेट के बाद मैं एग्जाम दूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मेरी थिंकिंग तो ये है कि मुझे बनना तो है असिस्टेंट प्रोफेसर, बट मुझे पहले ये लेवल जो है मेरा फर्स्ट ग्रेड का इसको क्रैक करना है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो तो आपको ऑफकोर्स बनाना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ टाइम के रिगार्डिंग ही आपको बेस्ट कर सकता है। आप उसको जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा उस पर फोकस करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी फिजिक्स निखर के आएगी। तो अगर आपको अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ज्यादा से ज्यादा उसे टाइम दीजिए, क्योंकि जो टाइम आपने 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर आपने पीजी में वो टाइम नहीं दिया इसको, वो टाइम आप अब इसको 5-6 महीने दीजिए। वहीं से भी कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपने जो सेकंड पेपर है उसमें सिलेबस को पूरा कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इतना है कि एक फिक्स स्टडी मटेरियल रखिए जिससे आपको पढ़ना है, चाहे वो किसी भी टीचर का हो। तो जो यूनिट है इसके अंदर 5th यूनिट इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, और इसके अंदर यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालाइज, जिसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं, सर्किट थ्योरी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट थ्योरी 4 टर्मिनल नेटवर्क और वेरियस सर्किट थ्योरम।
तो सबसे पहले मैं ये नहीं देखूंगी कि भाई ये ना कितना इसके अंदर गिवन है और कितना मुझे पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे, जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर 2 टॉपिक को डिवाइड कर रखा है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक सब टॉपिक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाले टॉपिक को कितने हावर में कंप्लीट करती हूँ वो मुझे देखना है। तो मैंने टॉपिक देखा कि हाँ, तो देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो। सबसे पहले आप क्या करो, ओनली फॉर रीडिंग मारो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपके पास नोट्स है उसकी रीडिंग मारो। तो यहाँ से आप लाइटली एक रीडिंग मारोगे, उसके बाद आपको वापस उसको पढ़ना है। और अब जब पढ़ोगे तो जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये चीजें एक बार पढ़ने से ही मेरे माइंड में सेट हो गई है और अब मुझे क्या करना है, ये चीजें अंडरलाइन करनी है ताकि मैं इनको दोबारा पढूं, क्योंकि जो चीजें भूली जाती है ओनली फॉर उनको नोट डाउन करना है। जो चीजें आपको याद रहती है उनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हो, मैं एक पेज का एनालाइज करके आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये एक पेज पढ़ा तो उसके बाद मुझे क्या लगा, इसके अंदर मुझे नोट डाउन करना चाहिए। तो देखिए, सर्किट एनालाइज है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो हमने ये 11-12 की ही चीजें हैं कि हमने पढ़ा है कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। तो इनकी फुल फॉर्म लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केसीएल से समझ जाओगे कि किरचॉफ करंट लॉ है और केवीएल से समझ जाओगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। फिर आपको ओनली फॉर ये वाला सिंबल याद रखना है। इसका मतलब होता है कि एक नोड पे आने वाली जितनी भी करंट होती है वो नेट करंट जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इस छोटे से इक्वेशन से आप समझ जाओगे कि हाँ ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है। देखिए यहाँ पे करंट है और करंट में क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि करंट क्या हो रहा है, टोटल करंट 0 है। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्वेशन है। ठीक है। नोडल एनालाइज का मतलब है कि किसके बेस है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। तो नोडल का एनालाइज का मतलब ये है कि पॉइंट पे आने वाली जो करंट है वो किस पे बेस है, केसीएल पे ओम्स लॉ। तो यहाँ पे जो नोट डाउन करने की चीज है वो है ये, क्योंकि ये चीज हम फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये भूल भी सकते हैं। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है और इसी बेस पे क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा। अगला देखिए केवीएल है, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो केवीएल दे रखा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसको केवीएल को याद रखना है आपको। टोटल वोल्टेज है वो 0 है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि मैश एनालाइज का मतलब क्या होता है। मैश एनालाइज का मतलब होता है कि एक जो सर्किट है उसके अंदर जो टोटल वोल्टेज होता है, नेट टोटल वोल्टेज होता है वो 0 होता है। और जो वोल्टेज होता है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जब टोटल वोल्टेज 0 है तो एनर्जी उसमें क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, तो यहाँ से नेट करंट मतलब चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ पे नेट वोल्टेज मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इन दोनों से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। अगला है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट के अंदर 2 या 3 वोल्टेज आपको दे रखे हैं तो किस तरीके से आपको उनका अलग अलग वोल्टेज निकालना है। तो देखिए इस डायग्राम से ही क्या करना है, आपको वोल्टेज डिवीजन करना है। किस तरीके से करोगे, देखिए मान लो कि आपको ये वाला निकालना है, ये वाला वोल्टेज आपको निकालना है। तो क्या करना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये टोटल वोल्टेज। अगर ये निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला वोल्टेज। अगर V2 निकालना है तो V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा V। तो इसी सर्किट से आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कुछ भी, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, आपको V1 और V2 निकालना है तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। तो इसमें नोट डाउन करने के लिए, ये नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ये सिर्फ सर्किट बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम से बस माइंड के अंदर रखो कि अगर V1 निकालना है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई में V, और अगर V2 निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, V2 इक्वल टू R2 और अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये वाली चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी। अब आप खुद इस चीज को समझिए कि मैंने पूरा एक पेज पढ़ा, पूरा का पूरा नोट डाउन मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, केसीएल लिखा, ये लिखा, ठीक है, और ये वाला लिखा, हो गया कंप्लीट। उसके बाद केवीएल लिखा, ये लिखा, ये लिखा, हो गया कंप्लीट। उसके बाद वोल्टेज डिवीजन के अंदर मुझे सिर्फ क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अगला पेज देखिए, इस वाले में देखना आप, यहाँ पे है करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। तो अगर आपको I1 निकालना है तो देखो किस तरीके से निकालोगे। वहां पे हमने क्या किया था, V1 निकाला था, ऊपर R1 को रख दिया था। यहाँ आपको रेसिप्रोकल करना है। I1 निकालना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में कर देना है I। और अगर I2 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई में I। तो करंट डिवीजन रूल के अंदर भी आपको डायग्राम याद करना है। उसके बाद में आती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है वो होता है Z इक्वल टू V अपॉन I। V हमारा यहाँ क्या है, वोल्टेज है, I हमारा करंट है। दूसरा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, Z इन इक्वल टू VI अपॉन II। VI अपॉन II का मतलब होता है इनपुट इम्पीडेंस। इसके बाद में आती है ट्रांसफर इम्पीडेंस, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू V1 अपॉन I2 V2 अपॉन I1। अगर आप वोल्टेज फर्स्ट ले रहे हो तो सेकंड वाली करंट का डिवाइड होगा, और अगर आप वोल्टेज सेकंड ले रहे हो तो फर्स्ट वाली करंट का डिवाइड होगा।
फोर टर्मिनल नेटवर्क का मतलब क्या होता है? फोर टर्मिनल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो ही तो इनपुट होते हैं और दो ही आउटपुट होते हैं। ओके, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड दो ही इनपुट और दो ही आउटपुट। तो इसके अंदर आपको याद क्या करना है? सिर्फ ये डायग्राम याद करना है और ये याद रखना है कि हाँ इसमें आई जा रहा है, ठीक है, V1 है और I2 भी जा रही है और V2 भी है। तो ये फोर टर्मिनल होते हैं, टू होते हैं इनपुट के और टू होते हैं आउटपुट के। तो इसी तरीके से मैंने आपको ओनली फॉर 2 पेज के बारे में बताया है। तो आप क्या करो, उनको पूरा पढ़ो, नॉर्मल लाइट रीडिंग करनी है आपको। उसके बाद में क्या करना है? लाइट रीडिंग करने के बाद में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपको याद रह सकती है। जो चीजें आपको याद रह सकती है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो याद नहीं रहती है उनको आपको पढ़ना है। अब ये आपकी जैसे इक्वेशन दे रखी है Z पैरामीटर के अंदर V1 इक्वल टू Z1 Z11 I1 Z12 I2, V2 में दे रखी है Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब इसको ये पूरा का पूरा को याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये कि आप ये मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स नहीं है, सारी डेफिनेशन इंक्लूड है। कैसे देखो, Z11 को ZI भी बोला जाता है, ठीक है, Z12 को ZR भी बोला जाता है, ओके, Z21 को ZF भी बोला जाता है और Z22 को ZO भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है इनपुट इम्पीडेंस, इसका मतलब होता है आउटपुट इम्पीडेंस, इसका मतलब होता है रिवर्स पॉइंट इम्पीडेंस और इसका मतलब होता है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओके, अब देखो आप उसको याद करने का तरीका, मतलब ये जो इसकी फॉर्मूला है ये किस तरीके से बनेंगे उसको मैं बताती हूँ आपको। जैसे ZI या Z11 आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, V1 अपॉन I1। ZI अगर फाइंड कर रहे हो तो V1 अपॉन I1, ओके। ZR अगर फाइंड कर रहे हो तो V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2। Z21 या ZF फाइंड कर रहे हो तो V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1। और Z22 या ZO याद कर रहे हो उसके बारे में जो फॉर्मूला है तो V2 अपॉन I2। देखो स्टार्टिंग से देखना, इसके लिए क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1, इसके लिए क्या हो जाएगा V1 अपॉन I2, इसके लिए क्या हो जाएगा V2 अपॉन I1 और इसके लिए क्या हो जाएगा V2 अपॉन I2। तो याद रखना जब V1 अपॉन I1 होगा तो I2 जीरो हो जाएगा, जब V1 अपॉन I2 होगा तो I1 जीरो हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ करंट ही जीरो करनी है। जो इसमें कौन सी करंट नहीं है, I2 नहीं है तो I2 जीरो, इसमें कौन सी करंट नहीं है, I1 नहीं है तो I1 जीरो, इसमें कौन सी करंट नहीं है I2 तो I2 जीरो हो जाएगी और इसमें कौन सी करंट नहीं है I1 तो I1 जीरो हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये पूरा मटेरियल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ दोनों इक्वेशन लिखनी है और ये मैट्रिक्स लिखनी है। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मैं कुछ नई इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगी, जुड़े रहिए मेरे चैनल से इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।